नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनु अग्रवाल, जो कि एक आहार एवं पोषण विशेषज्ञ है, या फिर यूं कह लीजिए एक डाइटिशियन है। मैम, आपका स्वागत है नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि डायबिटीज क्या है? आजकल हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो क्या ये एक बीमारी है या फिर एक मेडिकल कंडीशन, इसे बोल सकते हैं? क्या है डायबिटीज? डायबिटीज मैं कहूँगी ये कोई बीमारी नहीं है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या जो खाने में बदलाव हो रहे हैं, या कह सकते दिनचर्या नहीं सही होने से होता है, जिससे कि हमारे बॉडी के जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण यही है। साथ में देखा गया है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ मोटापा बढ़ना या ओवरवेट, मोटापे से थोड़ा सा कम रहना है, तो इन सारी चीज़ों से भी जो बॉडी का हार्मोनल स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें एक तरह का हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं उसको हमारे सेल्स तक, टिश्यूज तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो अगर इस हार्मोन की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है या कम होता है, तो जो खून में जो शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट घूम रहा होता है, वो सेल्स तक या टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो फ्री फॉर्म में घूमता रहता है, और उसको हम कंडीशन को बोलते हैं कि शुगर खून में बढ़ जाना है, शुगर बढ़ जाना है खून में, या फिर डायबिटीज। या डायबिटीज। जी मैम, तो डायबिटीज कितने टाइप की होती है बेसिकली? डायबिटीज कई तरह की होती है, लेकिन जो बहुत कॉमन टाइप्स हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। एक और डायबिटीज़ नाउअडेज बड़ी कॉमन होती जा रही है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, और बाद में प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये क्योर भी हो जाती है। सो बेसिकली 3 टाइप्स है डायबिटीज़ के, जो कि काफ़ी प्रोन है। जी, तो टाइप्स के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, जो फर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन, यानी कि जो हार्मोन है वो आपको इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका प्रॉपर चयापचय करने के लिए, या उसका डाइजेशन करने के लिए, या उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत है। तो या तो आप कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करें अपनी डाइट में, या आप इंसुलिन का इंजेक्शन लें, और डिपेंड करता है कि दोनों चीज़ों के रेशियो को बैलेंस करें। ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, ज़्यादातर ये बच्चों में होती है। और सेकंड टाइप जो डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, जिसमें कि बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन तो हो रहा होता है, बट वो बहुत कम मात्रा में हो रहा होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और ज़्यादातर ये डायबिटीज़ जो है ये अडल्ट को ज़्यादातर देखा गया है, मेल फीमेल्स में दोनों में ही होती है। तो साथ साथ ये इसके पीछे जो मेन एक रीज़न है वो वही है, अगेन जैसे कि दिनचर्या सही नहीं होना, या खान पान सही नहीं होना, और मोटापा बढ़ना। जी, तो जैसे आपने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली बच्चों में होती है, तो हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? किसी भी डायबिटीज़ को अगर हम बात करें, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, या टाइप लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज़, सभी डायबिटीज़ को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म में कितना बैलेंस है। और मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है आपके सही दिनचर्या और खान पान से। अगर आप सेकंड चीज़ होती है कि आपका आप कितने स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि मतलब आप दिन में कितना चल रहे हैं, या कितना समय आप बैठे हुए स्पेंड कर रहे हैं, साथ में पानी का इंटेक कितना ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो डायबिटीज को न केवल हम क्योर कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और हर एक एज में, जेस्टेशनल में भी, बच्चों में भी, अडल्ट में भी। जी, जैसे आपने बताया प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ हो जाती है कुछ महिलाओं को, लेकिन वो बाद में क्योर भी हो जाती है। तो मतलब किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि मतलब डायबिटीज़ ना हो? क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए प्रेगनेंसी में? सबसे अच्छा तरीका होता है डाइट को फॉलो करने का कि आप अपने जो डाइट ले रहे हैं
उसमें आप ना कि सिर्फ ये ध्यान दें कि आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं या कितना न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ट्रेडिशनल फूड क्या है, हमारा बेसिक फूड क्या है। चाहे आप सारे फूड ग्रुप को ले लीजिए, हम अनाज से लेकर के दालें, फल, सब्जियां, घी, दूध, दही, हर तरह की इन सारी चीज़ों को आपने डाइट में खाना है। लेकिन इनको खाने का तरीका है कि आपको इनको फ्रेश फॉर्म में खाना है। अगर आप इनको प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड में खाते हैं तो आपका न्यूट्रिशन लैक हो जाएगा। सो इन जनरल मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आपको इसको ये नहीं मैनेज करना है कि आप कितना पोषण ले रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप जो खा रहे हैं वो कितना अच्छा खा रहे हैं, कितना पौष्टिक खा रहे हैं, तो आपको अपने आप ही आपका न्यूट्रिशन पूरा होगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें कि आप अनाज का जो अमाउंट है, यानी कि गेहूं का जो अमाउंट है वो अपने खाने में कम रखें। साथ में उसमें कई तरह के अनाज जैसे कि रागी है, बाजरा है, कुट्टू का आटा है, इस तरह के आटे को इंक्लूड करें। मैदे की चीज़ें या मैदा जो है उसको खाने में कम लें। इसी तरह से दालें अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जब भी मार्केट से दालें ले रहे हैं, आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा वो शाइनी ना हो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आप जितना भी ऐसा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लेंगे इसका मतलब उस पर कुछ कोडिंग है, राइट। तो आपको जितना प्योर फॉर्म में आपको रफ एंड टफ दिख रहा है चीज़ें, आप उसको लीजिए, आपको इजी भी पड़ेगा लेने में। सेकेंड थर्ड इज डाइट की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अमाउंट आपको दिन भर में एक ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अनएडिबल पोर्शन जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का निकाल देते हैं, उसको पील ऑफ कर देते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि आप उसको पील ऑफ ना करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप प्योर फॉर्म में लें, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रॉ फॉर्म में लें, बहुत ज़्यादा कुक्ड ना करें। और हर तरह की फल सब्जियां खा सकते हैं। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि बहुत स्टार्ची होती है, जिससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो डायबिटीज़ में वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आलू, शकरकंद, अरबी, कटहल, इस तरह की सब्जियां। और अगर हम दूध और दही की बात करें तो लो फैट दूध जो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं गाय का दूध जो होता है बहुत हेल्दी होता है, गाय का दूध आप ले सकते हैं। दही और पनीर भी ले सकते हैं। साथ साथ घी तेल हमेशा ही, अगर आप घी ले रहे हैं, गाय का घी ले रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल है। घी और तेल को भी आप प्रोसेस्ड फॉर्म वाला इस्तेमाल ना करें। जैसे घी का एग्जांपल मैं आपको दूंगी, प्रोसेस्ड में बटर का इस्तेमाल ना करें। तेल में मैं आपको दूंगी कि रिफाइंड कोई जो तेल, जिस ट्रांसपेरेंट तेल है, वो इस्तेमाल ना करें। अगर इस तरह का आप दिनचर्या रखते हैं खाने का तो डायबिटीज कभी नहीं होगी। ये कहा जा सकता है आप हमेशा, ना कि सिर्फ आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ में जब भी आप खाना खा रहे हैं ये ध्यान रखें कि 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका अच्छा होना चाहिए। इन बिटवीन आप कुछ भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, हेल्दी जो भी घर का बना हुआ है वो खाइए। तो 6 to 7 मील पैटर्न्स इन अ डे लेना है जी। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारे सेहत को हेल्दी रखने में हमें एक्चुअली। तो अगर बात करें एज फैक्टर की, तो जैसे कि आपने बताया कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक में डायबिटीज पाई जाती है, तो डाइट का भी कुछ एज फैक्टर से कुछ कनेक्शन है क्या? मतलब अगर किसी की ज़्यादा एज है तो उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? अगर एक बच्चा डायबिटिक है तो उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? तो क्या रेशियो होना चाहिए? ये तो बिल्कुल डेफिनेटली ये डिफरेंस है। बट अगर हम सिर्फ बच्चे और ओल्ड एज की बात करें तो कहा जाता है कि बच्चा जो होता है और जो बुढ़ापा होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। सबसे पहले बच्चों के बारे में अगर बात करें तो ये जो स्टेज होती है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती है। और कहते हैं ना कि आप एक सीड को जैसे सींचेंगे, जैसा आप पेड़ को पानी देंगे वो वैसे बढ़ेगा। तो बचपन में आप क्या खा रहे हैं वो आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रखेगा। तो आजकल तो प्रोसेस्ड फूड का इतना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ने लगा है, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि everyone is busy in a life, like mother she is also working, father he is also working, so like this। तो इस वाली कंडीशन में आपने ये करना है कि बच्चे को भी आप घर का ही खाना दें, क्योंकि अगर आपको लाइफ टाइम बच्चे को स्वस्थ रखना है एंड बच्चे को भी हेल्दी स्नैक्स दें, चिप्स, कुरकुरे या जितने भी ये पैकेज्ड फूड है, बिस्किट है, इनका कंजप्शन कम दें। साथ में शुगर इसमें बहुत मैटर करता है कि बच्चों को बचपन से ही शुगर, हाई प्रोसेस्ड शुगर फूड ना दें, रिफाइंड शुगर का कंजप्शन कम दें।
और न्यूट्रिशन तो डेफिनेटली फ़र्क होता है। न्यूट्रिशन जो है बच्चों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हर तरह के मिनरल्स की ज़रूरत होती है, हर तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। इसी तरह ओल्ड एज में क्या है कि ओल्ड एज जब आती है तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है जी। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन जितने मात्रा में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो और खाने का जो अमाउंट है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी खाएं वो न्यूट्रिशियस खाएं, हेल्दी खाएं और ख़ासतौर से प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि मसल्स ब्रेकडाउन उस एज में बहुत कॉमन है, होने लगती है। तो प्रोटीन इंटेक तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन क्या सोर्सेस हमें लेने चाहिए, लाइक हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन लेना चाहिए ज़्यादातर उस एज में। ऐसा नहीं कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके बॉडी को बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो कम खा रहे हैं लेकिन अच्छा खा रहे हैं, ये ओल्ड एज में होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन में डेफिनेटली ये डिफरेंस आएगा जी। तो एक डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर कोई किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो गई है तो शुरुआत करते हैं कि दिनचर्या, जैसे कि अगर सुबह उठ के आप एक्टिव हैं, सुबह उठने के बाद होल डे का मैं आपको बताऊंगी कैसे फॉलो करना है। वाटर इनटेक सबसे पहले एक बहुत अच्छा अमाउंट पानी का लें, 2 से 3 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर लें, जिससे कि मेटाबॉलिज्म में अच्छा हो जाता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि पानी का टेम्परेचर अगर आप गर्म ले रहे हैं तो आपकी बॉडी काम करती है उस पानी के टेम्परेचर को अपने बॉडी के टेम्परेचर पर मिलाने के लिए, तो आपका BMR जिसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट वो बढ़ती है। और BMR बढ़ने का मतलब होता है कि आपके जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं वो बर्न होंगी, वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेंगे, आपके टिश्यूज आपके सेल्स बॉडी के यूटिलाइज करेंगे। तो इससे बहुत अच्छा एक बेनिफिट ये भी है कि आपको होल डे बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी, यू विल नेवर फील लिथार्जिक एंड वीक, आपको ये महसूस नहीं होगा सारे दिन। सेकेंडली, सुबह से उठने के बाद बहुत देर तक एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, यानी कि कुछ ना कुछ आपने खाना है, या आप कोई नट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या फ्रूट्स ले लीजिए, है ना, या ऑयल सीड ले लीजिए, जैसे कि अलसी है, अलसी बहुत फ़ायदा करती है, उसको इंग्लिश में हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं, उसको ले लिया। फिर आपने एक्सरसाइज जो भी कर रहे हैं वॉक करिए अराउंड इन अ डे, होल डे, लाइक इफ़ कोई 10,000 स्टेप पूरे कर रहा है तो डेफिनेटली उसका वेट भी लूज होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। तो लेकिन सुबह सुबह डायबिटिक के लिए ज़रूरी है कि खाली पेट एक्सरसाइज ना करें, कुछ खाने के बाद जो इस तरह की मैंने चीज़ें बताई हैं एक्सरसाइज करें। इसके बाद एक अच्छा अमाउंट ब्रेकफास्ट का लें, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक अ किंग, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में हर तरह की प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी चाहिए, फाइबर्स डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा ले लेंगे ब्रेकफास्ट में ही तो उसका शुगर डायरेक्ट जाके आपके ब्लड में घूमता रहेगा, मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फाइबर्स एंड प्रोटीन का अमाउंट भी अपनी डाइट में बहुत अच्छे से लें। ज़्यादातर फल खाएं, या आप कोई भी लाइट सीरियल जैसे कि जौ बोलते हैं हम, और आजकल वो ओट्स के नाम से फेमस है, उसका दलिया ले सकते हैं, या कोई भी रवा वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि शिमला मिर्च है या संतरे हैं, तो ये सारी तरह की चीज़ें लें। मिड मॉर्निंग में फिर से कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि कर्ड ले सकते हैं, या दालें भी ले सकते हैं, चने भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। बट डायबिटिक को जूस नहीं लेना है, क्योंकि जूस में सारे फाइबर्स रिड्यूस हो जाते हैं और फिर उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो रह जाता है, तो वो क्विकली आपके शुगर में बढ़ेगा, राइट। फिर लंच में प्रॉपर हमारा जो लंच होता है, दाल रोटी सब्जी सब कुछ खाना चाहिए। चावल के बारे में हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है, तो चावल और सीरियल्स में कोई बहुत ज़्यादा, लाइक अनाज की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डायबिटिक भी चावल खा सकते हैं, लेकिन चावल को किस तरह से खाना है, जैसे कि आप उसका स्टार्च निकाल दें और उसको पुलाव के फॉर्म में बना के खाएं, उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स को ऐड करके खाएं, तो चावल भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि टोटल अमाउंट जो सीरियल्स का यानी कि अनाज का और चावल का है वो कितना लेना है, ठीक है। अगर आप रोटियां ज़्यादा खा रहे हैं तो चावल ना लें, या आप उसी अमाउंट में दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। सो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर डैट इन द इवनिंग
इवनिंग में कुछ भी लाइट लिक्विड स्मूदीज या सूप्स, वेजिटेबल सूप वगैरह ले सकते हैं। डिनर जितना जल्दी हो सके डायबिटिक को भी या नॉर्मल पेशेंट को भी जल्दी कर लेना चाहिए। 7 से 8 के बीच में डिनर कर लेना चाहिए। और डिनर में कोशिश करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना लें, जैसे कि दालें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कुछ दालें उनका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होगा। तो जो वॉक नहीं कर रहे हैं डिनर के बाद, उनमें डाइजेस्टिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि डिनर थोड़ा जल्दी करें। डिनर में फल नहीं तो सब्जियां ज़्यादातर खाएं डिनर में। और कोई भी चपाती वगैरह ले सकते हैं। कोशिश करें कि मल्टीग्रेन चपाती लें, और जो मल्टीग्रेन है वो घर का बना होना चाहिए। उसमें आप चने, सोयाबीन, रागी, बाजरा, ये सारे आटे मिला के ले सकते हैं। और फिर उसके बाद डिनर के बाद वॉक ज़रूर करना चाहिए जी। साथ में मैं इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी डायबिटिक के लिए या सभी के लिए। हमारी जो स्पाइसेस हैं, जैसे कि कहा गया है दालचीनी है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, तो किसी को पसंद है स्पाइसी लेना, तो इस तरह के सारे मसाले अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये मसाले नहीं खा सकते। इनफैक्ट ये मसाले जो है आपका मेटाबॉलिज्म ही बढ़ाएंगे। ठीक है जी। यस जी। तो डॉक्टर आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज़ हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे किस तरीके से असर डालता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा है कि शुगर अगर बढ़ा हुआ है हमारे ब्लड में तो वो फ्री फॉर्म में ब्लड में घूमता रहता है। और इसीलिए ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है। और साथ में ऐसा बोला गया है कि जो होता है HbA1c, इसका एक टेस्ट होता है, वो ये बताता है अगर उसका लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है तो आपके ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो जैसे कि किडनी है, लिवर है, या स्पेशली आँखों पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो किडनी, आँखें, लिवर, ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस मैटर पर, कि अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो आपकी आंखों पर भी बैड इफेक्ट होगा, किडनी पर भी बैड इफेक्ट होगा और लिवर पर भी बैड इफेक्ट होगा। एंड डायबिटीज़ को क्योर करने का प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो न्यूट्रिशन ही है। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो लास्टली आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको लगता है कि इन सभी बातों में कुछ भी सही है, ऐसा करने से आपका कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आपको कंसल्टेशन भी लेना है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी को ले। डायबिटीज़ के साथ साथ और भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और किसी भी एज के लिए अगर कोई दवाई खा भी रहा है तब भी वो कंसल्ट कर सकता है। उसकी दवाई भी अगर वो 100% फॉलो करते हैं जो डाइट हम लोग बताते हैं या जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, तो दवाई भी छूट सकती है। तो ऐसा कोई नॉर्म्स ऐसे नहीं है कि आप दवाई को नहीं छोड़ सकते हैं, तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो सुन रहे हैं उस पर काम भी करें। जी, धन्यवाद मैम आपका हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, देखा आपने डॉक्टर साहब ने हमें कितनी अहम जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं आप इनकी डाइट को ज़रूर फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।